हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं कि अगर बेटा गलती की है तो मिस्टेक्स एक पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का, आप उसी से ही सीखोगे, गलती करके सीखोगे, तभी आप आगे ग्रो करोगे, तभी बढ़ोगे। और बच्चे के लिए कितना अच्छा होगा अगर पेरेंट को ही ऑलरेडी पता है कि मेरा बच्चा किस दौर से गुजर रहा है और मुझे उसकी कैसे हेल्प करनी है। 87% बच्चों में एडिक्शन है स्क्रीन टाइम का। और अगर हम आज के ज़माने की बात करें तो बच्चे बिना फ़ोन देखे या टीवी देखे खाना खाते ही नहीं हैं, तो मतलब इसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है? एनवायरनमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक मॉन्टेसरी क्लासरूम का, और इसको बोलते हैं प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट। मतलब मॉन्टेसरी एजुकेशन किस एज से स्टार्ट होती है? तो अभिषेक ये 0 ईयर से ही स्टार्ट हो जाती है। उसका वो सेंस एक बनाना स्टार्ट कर देता है। तो क्या मतलब शुरुआत से ही मतलब न्यूबॉर्न बेबी को स्कूल में डालना चाहिए? हमारे पेरेंट्स तो हमारे टीचर्स को ये सीधा बोलते थे कि हाँ इनको लगाओ जितनी मर्जी, पर हाँ काम करने चाहिए। तो अगर बच्चे को हम मार रहे हैं तो उसको ये हमने कैसे नॉर्मलाइज कर दिया? 2 तरीके के टॉयज हैं, एक होते हैं एक्टिव टॉयज और एक होते हैं पैसिव टॉयज। यही एक मॉन्टेसरी प्रिंसिपल है, फॉलो द चाइल्ड। यहाँ पे टीचर लेड नहीं लर्निंग है, चाइल्ड लेड लर्निंग है। हर बच्चे का एक इनर गाइड होता है जो उसको बताता है कि उसको क्या करना है। दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं तो वो अपने बच्चे की टेक केयर कैसे करें? ये चीजें अगर हर पेरेंट को पता हो तो वो कितना अपने बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। हमारे को अपने बच्चे को शर्मा जी के बेटे के साथ कंपेयर नहीं करना है। राइट। 21st सेंचुरी में पेरेंट्स आज के टाइम पे बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं पेरेंटिंग को लेके। आज सबसे बड़ा चैलेंज है कि न्यूक्लियर फैमिलीज हो चुकी हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों काम पे जाते हैं और उनका सबसे बड़ा पेन पॉइंट है कि अपने बच्चे की सही ढंग से परवरिश कैसे करें। आज हम इन्हीं चैलेंजेस के बारे में बात करने वाले हैं अंबिका सिंगल जी से, जो कि एक मोंटेसरी सर्टिफाइड ट्रेनर है और IIM अलुमिनस है। और अगर बात करें इनकी तो ये एक कम्युनिटी रन करती हैं इंस्टाग्राम के ऊपर बाय द नेम ऑफ mommy.montessori, जिसमें ये बताते हैं कि आप अपने बच्चों को कैसे उनका माइंड डेवलप कर सकते हो बहुत ही प्लेफुल एक्टिविटीज से। इन्होंने अपने 2 बच्चों को उसी एजुकेशन सिस्टम के थ्रू बड़ा किया है और उनको बहुत ज़बरदस्त मॉरल वैल्यूज़ दी हैं और हज़ारों पेरेंट्स को भी हेल्प कर चुके हैं इसी एजुकेशन सिस्टम के थ्रू। तो आइए ज़्यादा देर ना लगाते हुए बात करते हैं अंबिका सिंगल जी से। हाय अंबिका, वेलकम टू विन टॉक्स विद अभिषेक चैन। थैंक यू सो मच। सो अंबिका, आप IIM से पढ़े हुए हैं, लेकिन जो ये फील्ड है ये बिल्कुल ही मैं बोलूँगा कि डिफरेंट फील्ड है अपार्ट फ्रॉम योर एजुकेशन। तो आप इसमें कैसे आए, क्यों आए? अभिषेक, जब मैंने अपना IIM से किया MBA तो मैं जॉब्स के बीच में थी और तब अगर आप फेट में बिलीव करते हो या नहीं मुझे नहीं पता, बट मैंने एक न्यूज़पेपर में ऐड ही देखा एंड उससे मेरी लाइफ बदल गई। ओह वंडरफुल। तो वो क्या ऐड? वो एक ऐड था मॉन्टेसरी डिप्लोमा का। तो मुझे लगा अभी मेरे पास है टाइम तो मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ एक नई फील्ड। और बच्चों के लिए मैं न्यूट्रल थी। बच्चों के लिए ना मुझे ऐसा कुछ था कि मुझे बहुत प्यारे लगते हैं बच्चे, और ना मुझे ऐसा कुछ था कि नहीं मुझे बच्चे पसंद नहीं है, क्यों जैसे कुछ लोगों को लगता है। तो जब मैंने स्टार्ट किया इसके बारे में पढ़ना, मुझे ये इतना इंटरेस्टिंग लगा और नेचुरली मैं उसमें इतनी अच्छी थी। मैं अपनी क्लास में टॉप थी। Wonderful. और इतना नेचुरली सब कुछ सीख लिया मैंने। उसके बाद अपनी ट्रेनिंग की और जो चीज़ें मैंने पढ़ी थी वही मैंने बच्चों में देखी जब मैंने उनके साथ काम किया। और सबसे कमाल की बात तो ये है अभिषेक कि जब मेरे खुद के बच्चा हुआ, हाँ जी, तो मैंने अपने बेटे में वो सेम चीजें जो मैंने बुक्स में पढ़ी थी, वो बर्थ से लेके टॉडलरहुड और प्री स्कूलर जब वो बना तब तक मैंने सब कुछ वैसा ही देखा जैसा कि मैंने बुक्स में पढ़ा था। और इतना मतलब मेरे लिए ही इतना सरप्राइजिंग था। एंड जो नॉलेज मुझे थी उस टाइम, मुझे ऐसा लगा कि मैं वो यूज करके अपने बच्चे की हेल्प कर पा रही हूँ और डेवलपमेंट में। तो अगर ये नॉलेज पेरेंट्स को भी हो
तो वो कितना अपने बच्चे को हेल्प कर सकते हैं और कितना बच्चे के लिए कितना अच्छा होगा अगर पेरेंट को ही ऑलरेडी पता है कि मेरा बच्चा किस दौर से गुजर रहा है और मुझे उसकी कैसे हेल्प करनी है। देखिए, हर बच्चे का एक ट्रू पोटेंशियल होता है जो वो अचीव कर सकता है और वो करना चाहता है। तो अगर एक सपोर्ट सिस्टम ही ऐसा हो घर पे, स्पेशली क्योंकि घर ही हमारा पहला स्कूल है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो क्यों नहीं बच्चे कर पाएंगे? वो कॉन्फिडेंट बनेंगे, इंडिपेंडेंट बनेंगे, वो डिसीजन मेकर्स बनेंगे और कल के लीडर्स बनेंगे। बिल्कुल। तो मेरे को एक चीज यहाँ पे ये बताओ, आपने बोला कि आप न्यूट्रल थे बच्चों को लेके, अभी आप न्यूट्रल हैं या आपको बच्चे अभी अच्छे लगने लग गए? नहीं, अब तो मुझे बच्चे बहुत पसंद है और उनकी इनोसेंस, उनका वो हर चीज को एक्सपेरिमेंट करके देखना और कैसे वो अपने आप को एक्सप्रेस कभी कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते, तो मुझे अब बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है उनके तो साथ। आपने ये जो आपका मोंटेसरी का डिप्लोमा था, ये आपने बिफोर मैरिज किया था और आफ्टर मैरिज किया था? ये मैंने आफ्टर मैरिज किया था। बट आफ्टर योर किड्स? नहीं, तब मेरे बच्चे नहीं थे। तो आफ्टर मैरिज मैंने किया था। आई वॉज इन बिटवीन जॉब्स। और फिर उसके बाद जब मेरा बेटा हुआ तब मैंने स्कूल में मैं पढ़ाती थी, मॉन्टेसरी डायरेक्ट्रेस थी। जब मेरा बेटा हुआ तब मैंने छोड़ दिया बिकॉज मैं अपने बेटे को ही अपना पूरा टाइम देना चाहती थी। ओह वंडरफुल। और फिर वहीं से शुरुआत हुई मॉमी मॉन्टेसरी की। ओह वेरी नाइस। तो उसमें तो हमने देखा है कि एंड वी हैव सीन योर वीडियोस, वी हैव सीन योर लाइक हाउ पेरेंट्स इंटरेक्ट विद यू ओवर देयर। तो आपने मतलब क्या डिफरेंस आप देखते हैं एक नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में और मोंटेसरी एजुकेशन सिस्टम में? बिकॉज आज के टाइम में अगर बात करें तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट और अ बिग चैलेंज फॉर पेरेंट्स टू नर्चर देयर किड्स, मतलब यंग एज से ही। तो आप क्या डिफरेंस देखते हैं? देखिए, मॉन्टेसरी एजुकेशन एक ऐसा मेथड ऑफ टीचिंग है जिसमें कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है, मतलब बच्चा खुद से ही सीखना चाहता है। वो कैसे? जैसे अभी मैं आती हूँ, अभी बताती हूँ उस पॉइंट तक। तो इसमें सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है, इसमें कोलैबोरेटिव प्ले है और इसमें हैंड्स ऑन लर्निंग है। तो बेसिकली मॉन्टेसरी मटेरियल्स होते हैं। एक मॉन्टेसरी क्लासरूम का सेटअप ऐसा होता है कि लो शेल्व्स होते हैं, उस पे मटेरियल्स होते हैं एंड बच्चा खुद जाकर मटेरियल्स पे वर्क करके ही सीख जाता है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। तो जैसे कि ट्रेडिशनल एजुकेशन में है, हमारे क्लासरूम्स में एटलीस्ट जैसे मैंने पढ़ाई की थी, एक क्लासरूम था, मैम होती थी एंड हम बेंचेस पे बैठे होते थे। मैम बोलती थी जो लेसन कराना है मैम करवाती थी एंड हमको टीचर को फॉलो करना होता था। एब्सोल्युटली, हमने भी यही किया है। एग्जैक्टली। तो मैम बोलती थी चुप रहो, बात मत करो, अगर बात करोगे हमें क्लास के बाहर खड़ा कर देते थे। तो इसमें वो नहीं है, इसमें कोलैबोरेटिव प्ले है। मॉन्टेसरी क्लासरूम में बच्चों को आपस में वर्क करने दिया जाता है, टीम वर्क आपस में। अगर एक बच्चा मटेरियल कर रहा है, दूसरा बच्चा आकर वही उसकी हेल्प करना चाहता है, तो टीचर अलाउ करती है वो। दैट्स वंडरफुल। एंड ये चाइल्ड लेड और सेल्फ डायरेक्टेड इसलिए है, जैसे कि मैंने कहा टीचर उसमें लेसन सेट करती है, बट मॉन्टेसरी क्लासरूम में बच्चा खुद अपना लर्निंग का पेस सेट करता है। जो मटेरियल्स लाइंड अप है उसमें बच्चा का जो अभी लेवल ऑफ डेवलपमेंट चल रहा है वो उसके अकॉर्डिंग ही उस मटेरियल पर जाएगा, उसी मटेरियल पे वर्क करेगा और उससे सीखेगा। वेरी इंटरेस्टिंग। यस। सो रिलेशनशिप ट्रेडिशनल क्लासरूम में होता था एडल्ट और चाइल्ड, एंड मॉन्टेसरी क्लासरूम में एडल्ट, चाइल्ड एंड इन्वायरमेंट। ओके। तो इन्वायरमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक मॉन्टेसरी क्लासरूम का, और इसको बोलते हैं प्रिपेयर्ड इन्वायरमेंट। ओके। प्रिपेयर्ड इन्वायरमेंट इसलिए क्योंकि ये स्पेशली टीचर ने प्रिपेयर किया है बच्चे के लिए। तो जिनके भी बच्चे हैं वो जानते हैं कि जैसे ही बच्चा चलना शुरू होता है वो घर में भागता है इधर उधर, उसको हर चीज टच करनी है, ड्रॉर्स खोलने हैं, उसको देखना है क्या है। अगर वो किचन में गया है, यूटेंसिल्स को मार के देखेगा, माउथ में डालेगा हर चीज, क्योंकि वो उसका तरीका है हैंड से सीखने का। वो फील करता है मटेरियल्स, माउथ में डाल के वो जज करता है कि ये क्या चीज है, उसी से वो बच्चा सीखता है। तो ये मेरे को एक मतलब क्वेश्चन यहाँ पे पूछना है आपसे,
तो किस एज से बच्चा मतलब इस तरीके की एजुकेशन लेना शुरू कर देता है, मतलब मोंटेसरी एजुकेशन किस एज से स्टार्ट होती है? तो अभिषेक ये 0 ईयर से ही स्टार्ट हो जाती है। Okay. 0 to 6 ईयर्स तक एक बच्चे का माइंड एक एब्जॉर्बेंट माइंड होता है, वो अपनी एनवायरनमेंट में हर चीज एब्जॉर्ब करता जा रहा है। 0 to 3 ईयर्स एक अनकॉन्शियस माइंड होता है, जब वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है, कैसे मेरे पेरेंट्स बात कर रहे हैं, कैसे वो बैठे हैं, कैसे वो खड़े हैं, क्या बोल रहे हैं, सब कुछ वो ऑब्जर्व करता है, एब्जॉर्ब करता है अपने माइंड में। और 3 to 6 ईयर्स कॉन्शियस पीरियड स्टार्ट हो जाता है, जब जो भी उसने एब्जॉर्ब किया था 0 to 3 में उसका वो सेंस एक बनाना स्टार्ट कर देता है। तो क्या मतलब शुरुआत से ही मतलब न्यूबॉर्न बेबी को स्कूल में डालना चाहिए? स्कूल में तो नहीं, लेकिन घर में हम जरूर मॉन्टेसरी फॉलो कर सकते हैं न्यूबॉर्न के साथ। आप उसको फ्लैश कार्ड्स दिखाइए, उसको ब्लैक एंड वाइट कॉन्ट्रास्ट कार्ड्स, बिकॉज बिल्कुल एक न्यूबॉर्न बेबी की आईसाइट इतनी डेवलप नहीं होती है कि वो प्रॉपर्ली कलर्स देख सके। फिर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कार्ड रखिए। तो ये सब छोटी छोटी बातें जो कि मॉन्टेसरी मेथड में हम सीख सकते हैं, एक पेरेंट सीख सकता है कि अपने बच्चे के, तभी वो अपने बच्चे की डेवलपमेंट में पूरी तरह से मदद कर सकता है। जैसे आपने बताया कि आप ब्लैक एंड वाइट कार्ड्स दिखा सकते हैं, मतलब कलर कार्ड्स दिखा सकते हैं, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो उससे देखिए 0 to 6 में जो ब्रेन अभी डेवलप नहीं है तो वो 0 से ही स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। तो ब्रेन में जो भी न्यूरल कनेक्शंस है, न्यूरल पाथवेज बनने हैं, वो अपनी एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करके बनने हैं। तो जब एक बच्चा ब्लैक एंड वाइट कार्ड देखता है तो वो उसके सेंस समझने की कोशिश कर रहा है, अपने ब्रेन में उसके सिग्नल जा रहा है और वो कुछ तो वर्क कर रहा है अपनी ब्रेन में। ओके। तो उसको समझने में ही उसके इतने न्यूरल कनेक्शंस, न्यूरल पाथवेज बन रहे हैं, उसका ब्रेन डेवलप होना स्टार्ट हो रहा है। ओके। तो ऐसे ही हर एज ग्रुप के लिए, हर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के लिए मटेरियल्स हैं मॉन्टेसरी में। टॉडलर्स के लिए अलग मटेरियल्स हैं, 3 to 6 प्री स्कूलर्स के लिए अलग मटेरियल्स हैं। तो स्पेशली 3 to 6 में तो सब्जेक्ट्स भी हमारा लैंग्वेज, मैथ्स और कल्चर, प्रैक्टिकल लाइफ एंड सेंसोरियल, हमारे 5 सब्जेक्ट्स स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में भी हमें जो सिखाया जाता है। फोनिक्स, मैथ्स के नंबर्स, काउंटिंग, सब कुछ मॉन्टेसरी में हर कॉन्सेप्ट के लिए एक मटेरियल है। तो मॉन्टेसरी सिर्फ 0 to 6 ईयर्स तक ही मतलब एजुकेट करता है किड्स को? नहीं, मॉन्टेसरी के 4 प्लेन्स ऑफ डेवलपमेंट है। फर्स्ट प्लेन है अर्ली चाइल्डहुड 0 to 6 ईयर्स, सेकेंड प्लेन है 6 to 12 ईयर्स चाइल्डहुड, एंड थर्ड प्लेन है 12 to 18 ईयर्स एडोलेसेंस, एंड फिर 18 to 24 जो कि एडल्टहुड। तो मैं 0 to 6 में ट्रेंड हूँ, इसलिए ज़्यादा उसके बारे में ही बात कर सकती हूँ। अच्छा, जनरली मेरे को एक चीज़ पूछनी है आपसे। जैसे आपने बताया कि ये 24 ईयर्स ऑफ एज तक भी जाता है, विच इज़ अगर हम नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो वो कॉलेज से भी पास आउट हो चुका है बच्चा, तो वो कैसे मतलब उसमें देयर इज अ फॉर्मल एजुकेशन, मतलब कोई पर्टिकुलर डिग्रीज भी हैं मोंटेसरी में? नहीं, ये somebody wants to go into engineering तो या मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है, तो वो कैसे मोंटेसरी फॉलो करते हुए उसमें जा सकता है? नहीं, मॉन्टेसरी मेथड में 18 इयर्स तक ही प्रॉपर आपके टीचिंग मेथड्स हैं, और ये एक जो उसके आगे का है वो तब तक बच्चा समझ जाता है कि उसे किस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है, किस तरफ वो इंक्लाइंड है और किस में वो ज़्यादा अच्छा करना चाहता है और कर सकता है। ठीक है। तो वो उसके अकॉर्डिंग अपनी फील्ड चूज कर लेता है। तो फिर वो मतलब जैसे यहाँ पे 10th है, +1 +2 है, तो मोंटेसरी में भी ये चीज़ होती है? अगर उसको मतलब जैसे +2 के बाद वी गो इनटू अ डिग्री कॉलेज, सो क्या वो प्रोविजन रहती है मोंटेसरी एजुकेशन सिस्टम में? इंडिया में तो ऐसा नहीं है अभी तक। ओके। इंडिया में स्पेशली हमारी सिटी में तो 8th तक ही है मॉन्टेसरी, और ज़्यादा ये साउथ की तरफ बेंगलोर की साइड और वहाँ पर ज़्यादा मॉन्टेसरी स्कूल्स हैं। वहाँ पर 12th स्टैंडर्ड तक भी है, लेकिन तो ये धीरे धीरे और आ रहा है। हाँ जी। तो ये इसकी शुरुआत कैसे हुई, मतलब मोंटेसरी एजुकेशन सिस्टम आया कहाँ से? तो डॉक्टर मरिया मॉन्टेसरी वो पायनियर थी अपने टाइम की, वो फर्स्ट फीमेल डॉक्टर थी इटली की। Okay. तो
अराउंड 1942 में उन्होंने अपना पहला स्कूल स्टार्ट किया था, कासा डी बैम्बिनी। ओके। और वहाँ पे वो बच्चों का वो एक एक्सपेरिमेंटल स्कूल भी था। वहाँ पर बच्चों पे वो ऑब्जर्व करती थी कैसे बच्चे सीखते हैं और क्या वो अप्लाई कर सकती है जिससे बच्चे की ज़्यादा हेल्प हो डेवलप होने में। तो ये ऑब्जर्वेशंस उन्होंने कुछ की जो कि आज भी हम अपने बच्चों में वही ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। उन्होंने देखा कि बच्चे मेंटली बहुत कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। उन्होंने देखा बच्चों को रिपीट करना एक एक्टिविटी बहुत पसंद है। ऐसे और भी उन्होंने देखा कि आपस में बात करना उनकी एक डिग्निटी है बच्चों की कि वो खुद से करना चाहते हैं। तो ये सब ऑब्जर्व करते करते ही उन्होंने ये मटेरियल्स डिवाइस किए। तो एक मॉन्टेसरी का एक थ्योरी पार्ट है जिसमें कि वो अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मॉन्टेसरी उन्होंने हमको सिखाए हैं, और एक है प्रैक्टिकल पार्ट जो कि मॉन्टेसरी मेथड का करिकुलम है। ओके। तो वो उसमें वो मटेरियल्स वाला पार्ट आ जाता है कि कैसे हम उन मटेरियल्स से बच्चों को सिखा सकते हैं। तो आप अपने साथ कुछ मटेरियल्स भी लाए हैं, तो व्हाट आर दीज? मतलब इससे क्या, मतलब इनका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या लर्निंग एक बच्चा कर सकता है इनसे? सो दिस इज द नॉब्ड सिलेंडर्स। तो ये सेंसोरियल, जैसे मैंने बताया था 5 सब्जेक्ट्स हैं, सेंसोरियल का एक पार्ट है ये। तो इसमें आप देखेंगे कि हर कैविटी के लिए एक सिलेंडर होता है, फ्रॉम जो सबसे छोटे से लेकर लंबा। तो मॉन्टेसरी मटेरियल की यही खासियत है कि जैसे कि अब एक बच्चा एक्टिविटी कर रहा है तो उसने ये इधर लगा दिया, ये इधर लगा दिया। अब जब वो ये लगाएगा तो ये नहीं हो रहा है, राइट। तो उसको अपना माइंड यूज करना पड़ेगा कि कैसे अब वो ये पहले तो सब अपनी अपनी कैविटीज में थे, तो वो जब अपना माइंड यूज करेगा उससे ही उसके वही न्यूरल कनेक्शंस और पाथवेज की जो मैं बात कर रही थी उसको खुद से ये करेक्ट करना पड़ेगा। फिर वो कुछ ना कुछ ट्राई करेगा और अल्टीमेटली ये अचीव कर लेगा। ठीक है। तो ये एक सेल्फ करेक्शन इससे बच्चा कर सकता है। इसको कंट्रोल ऑफ एरर भी बोलते हैं कि जब बच्चे ने कुछ गलती की तो उसको खुद पता चल जाएगा उसने गलती करी है और वो अपनी गलती करेक्ट कर सकता है। तो इसमें एडल्ट की तो इंटरवेंशन की कोई जरूरत ही नहीं है। मेरे को लग रहा है कि ये चीज मतलब बड़े होके बहुत काम आने वाली है हर किसी के लिए, कि अगर गलती की है, ठीक है, मैंने ही अपनी गलती को एनालाइज किया और मैंने ही अपनी गलती को ठीक किया, राइट। इसमें एडल्ट का कोई रोल नहीं है। इसमें फिर भी अगर टीचर चाहे वो गाइड कर सकती है, बट बच्चा अल्टीमेटली फिगर आउट कर ही लेता है कि क्या गलती करी है। तो इसमें जैसे कि आपने कहा एडल्टहुड में इसका काफी सिग्निफिकेंस है। तो आप ये सोचिए, अगर क्योंकि देखिए अगर टीचर लेड है तो हर तरह का पेरेंट है, हर तरह का टीचर। अब काफी क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं बच्चे को कि ये आपने कैसे कर दिया, मैंने आपको सिखाया था पर आपने फिर भी गलत कर दिया। हाँ। अब आप इसमें बच्चे को शेमफुल फील करा रहे हैं। इसमें बच्चे को लग रहा है मैंने गलती कर दी है तो बहुत ही कुछ गलत किया है तो वो बुरी चीज है। बट हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं कि अगर बेटा गलती की है तो मिस्टेक्स एक पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का, आप उसी से ही सीखोगे, गलती करके सीखोगे, तभी आप आगे ग्रो करोगे, तभी बढ़ोगे। तो ये सब जो है लाइफ स्किल्स या कह लो कि बच्चे को डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली आज के टाइम में जबकि स्क्रीन टाइम है। और इस समय तो अपना जो ऐसा मटेरियल जो कि बच्चे को हेल्प कर रहा है अपना माइंड यूज करने का। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग जो आपका मटेरियल है। सो अंबिका, आपने स्क्रीन टाइम की बारे में बात की, और अगर हम आज के ज़माने की बात करें तो बच्चे बिना फ़ोन देखे या टीवी देखे खाना खाते ही नहीं है। तो मतलब इसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है? स्क्रीन टाइम की बात जो मैंने छेड़ी है ये आजकल बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। आप मानेंगे नहीं, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अकॉर्डिंग, उनके सर्वे के अकॉर्डिंग 87% बच्चों में एडिक्शन है स्क्रीन टाइम का, जो कि सिर्फ 2 to 5 years के बच्चों में, इतने छोटे छोटे बच्चों में एडिक्शन अभी से, तो बड़े होकर तो ये और बढ़ता ही रहेगा। तो अभी से ही ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को वो आदत ही ना डालें
स्क्रीन की। आजकल तो पेरेंट्स बड़ा प्राउड फील करते हैं कि मेरे 3 साल के बच्चे के पास भी उसका खुद का फोन है एंड ही कैन ऑपरेट यूट्यूब, ही कैन ऑपरेट गेम्स इंडिपेंडेंटली। तो आप बोल रहे हो कि इसको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन पेरेंट्स तो इंकरेज कर रहे हैं इस चीज को, जो कि बहुत ही गलत बात है। मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रही हूँ, बिकॉज ये बच्चों की डेवलपमेंट के लिए ही अच्छा नहीं है। देखिए, ये फोन्स और स्क्रीन्स और एप्स तो बनाई ही वैसे जाती हैं कि जो इजी टू यूज हो, इनका इंटरफेस ही बहुत इजी हो किसी भी यूजर के लिए, चाहे वो एडल्ट है या बच्चा है, उसके लिए यूज करना। तो बच्चों को इससे कैसे हमको दूर रखना है, हमें ये सब कुछ इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, रादर देन प्राउड फील करने के कि मेरे बच्चे के पास देखो टैब है, आईफोन है और वो यूज कर सकता है, क्योंकि यूज तो कोई एडल्ट भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, इतना इजी इंटरफेस होता है। सो अंबिका, मेरे को एक चीज बताइए, आजकल हम फोन्स की बात कर रहे थे, बच्चे फोन से ही बहुत अच्छा सीखते भी हैं, तो कैसे हम लोग मतलब फोन अवॉइड करें टोटली? तो मेरी यही एडवाइस है कि फोन को टोटली नहीं, और बहुत ही मुश्किल है टोटली अवॉइड करना, और अगर नहीं टोटली अवॉइड कर सकते तो भी मत कीजिए। देखिए, हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या हमारी लिमिट्स होनी चाहिए हमारे बच्चों के लिए। तो अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अकॉर्डिंग 0 to 2 years स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए, 2 to 5 years लेस देन 1 hour और अप टिल 1 hour, एंड above 5 years not more than 2 hours। ओके। तो अगर आप अपने बच्चे को कुछ एजुकेशनल कंटेंट दिखाना भी चाहते हैं कि बच्चा उससे सीखेगा, हाँ। तो आप विद इन दीज टाइम लिमिट्स आप दिखा सकते हैं, और उसके लिए भी आप पहले अच्छे से अपनी रिसर्च कीजिए कि क्या एक्चुअली में एजुकेशनल है और क्या नहीं। क्योंकि जैसे कि कुछ एजुकेशनल कंटेंट भी होता है, बट उसमें वो दिखाते हैं कि टेडी बेयर फ्लाई कर रहा है या कुछ, मतलब कुछ वो कॉन्सेप्ट में भी उससे सिखा रहे हो, ठीक है, बट हमको कुछ ऐसा एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू मॉन्टेसरी कुछ रियलिटी बेस्ड हो, ठीक है, वो बच्चों को दिखाना ठीक है। क्योंकि 0 to 6 years की एज में बच्चे सब कुछ ही सच मान लेते हैं। बिल्कुल सही। जैसे कि मैंने कहा, एब्जॉर्बेंट माइंड होता है, तो यही मॉन्टेसरी के प्रिंसिपल्स हैं कि वो सब कुछ अपने आसपास जो भी हो रहा है एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो और क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं मॉन्टेसरी के? तो जैसे कि मैंने कहा, एक तो एब्जॉर्बेंट माइंड, और दूसरा सेंसिटिव पीरियड्स, फिर एक प्रिपेयर्ड इन्वायरमेंट। ओके। तो ये सेंसिटिव पीरियड्स क्या हैं? तो सेंसिटिव पीरियड्स होते हैं एक शॉर्ट पीरियड्स जो कि बच्चे के लाइफ में आते हैं, जिससे कि बच्चा उसी स्किल पे सबसे ज्यादा काम उस टाइम कर रहा होता है। तो सेंसिटिव पीरियड्स हैं ऑफ मूवमेंट, लैंग्वेज, learning through 5 senses, small objects, sensitive period of order and sensitive period of social aspect of life। मेरे तो ऊपर से चला गया, मेरे को थोड़ा डीपली समझाओ कि है क्या। तो सेंसिटिव पीरियड्स बहुत ही इजीली आइडेंटिफाइबल है। अगर आप किसी भी बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे अपने आसपास, तो अगर आप देखते हैं कि ये बच्चा, इसमें बहुत एनर्जी है, ये बहुत भाग रहा है, कभी सोफे पे चढ़ गया, कभी उतर गया, कभी उसको चेयर पे चढ़ के देखना है, कभी स्टेयर से ऊपर चला गया नीचे, तो इस टाइम आप देखिए वो मूवमेंट सबसे ज्यादा कर रहा है। राइट। तो इसका मतलब वो सेंसिटिव पीरियड ऑफ मूवमेंट में है अभी। ओके। सो इज इट अ गुड थिंग और इज इट अ बैड थिंग? सो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जब मेरा बड़ा बेटा था सेंसिटिव, मतलब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा बेटा तो अभी बहुत मूवमेंट कर रहा है, ये इसका सेंसिटिव पीरियड ऑफ मूवमेंट है, ठीक है। तो अगर उस टाइम मैं अपने बच्चे को बोलूंगी कि नहीं, इधर ही बैठो, चुप करके बैठो, और वो सोफे पे चढ़ता था, तो मुझे लगता था कि ठीक है, अगर ये चढ़ रहा है, कभी कभी मैं डायरेक्ट कर देती थी कि बेटा अगर आपको सोफे पे चढ़ना है तो नहीं चढ़ते, आप स्टेयर्स पे कर लो क्लाइंब। तो अगर उस टाइम हम बच्चे को डांट दे, जो कि उनका एक इनर गाइड, हर बच्चे का एक इनर गाइड होता है जो उसको बताता है कि उसको क्या करना है, तो वही उसको गाइड कर रहा है कि वो मूवमेंट करे। जैसे हम जिम में जाते हैं, अपने एक्सरसाइज करते हैं, हम मूवमेंट करते हैं क्योंकि हमको अपनी बॉडी में मसल्स बनाने हैं। बिल्कुल। तो जब एक बच्चा चलना शुरू हो जाता है, तो उसकी मूवमेंट की रिफाइनमेंट कैसे होगी? ठीक है। जब वो उसकी प्रैक्टिस करेगा। एक बच्चा चेयर पे चढ़ जाता है, और फिर इतनी मुश्किल से, इतना सा बच्चा है, अगर इतनी चेयर लंबी है, तो वो
अपना हाथ से उठेगा, अपने नीज रखेगा, उसके बाद अपना थोड़ा सा एफर्ट लगाएगा, ऊपर तक आ जाएगा, बिल्कुल, और फिर वो नीचे उतर जाता है। ऐसा क्यों है? जो इतना एफर्ट बच्चे ने क्यों किया जब उसको बैठना ही नहीं था चेयर पे? राइट। तो ये डॉक्टर मरिया मॉन्टेसरी का भी एक फेमस स्टोरी है, उन्होंने अपनी बुक में इसको एक्सप्लेन किया है, द डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड। ओके। तो उन्होंने यही बताया है कि बच्चा इतना एफर्ट करके चेयर के ऊपर आया, बैठने के लिए नहीं, वो फिर से उतर गया, फिर वो फिर से आया, फिर से एफर्ट करके, फिर वो फिर से उतर गया। तो ये एक बच्चे का साइकिल ऑफ एक्टिविटी होता है, जिससे कि वो अपनी सारी मूवमेंट्स के कोऑर्डिनेशन, बॉडी के कंट्रोल, हैंड कंट्रोल, लेग्स कंट्रोल, सारी रिफाइनमेंट ऑफ द मसल्स, ये सब कुछ वो इसके जरिए ही करता है। ये नेचुरली बच्चा करता है जी, ये नेचुरली ही। और वैसे ही सेंसिटिव पीरियड ऑफ लैंग्वेज, ये भी बहुत ही इजीली आइडेंटिफाइबल है। तो जब मेरा बेटा अभी 2 साल का हुआ है, छोटा वाला, सितंबर में, ओके, और मैंने नोटिस किया कि वो 2 इयर्स के बाद से, तब से ही 1-2 दिन के बाद वो काफी वर्ड्स ऐसे रिपीट करने लगा। जैसे अब मैंने कुछ बोला है, कोई नया वर्ड, मैंने बोला मुझे ये चाहिए, एंड 2 मिनट बाद मेरा बेटा बोल रहा है बार बार रिपीट करते हुए, मुझे मुझे। तो मुझे लगा कि ये सेंसिटिव पीरियड ऑफ लैंग्वेज है। ओके। और अभिषेक, मैं वैसे मैं इतनी, मतलब मैं टॉकर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ टॉकर, मैं थोड़ा कम ही बोलती हूँ घर में। इस टॉपिक के बारे में आप जितना मर्जी मैं बोल सकती हूँ, पर वैसे घर में मैं थोड़ा चुप ही रहती हूँ। मैं पुनीत भाई से पूछूंगा। तो अभी आप बिलीव नहीं करोगे, अभी सितंबर में उसका बर्थडे था, अक्टूबर नवंबर चल रहा है, और वो फुल सेंटेंसेस बोल रहा है। वो आके मुझसे क्वेश्चंस भी पूछता है, मम्मा पापा कहाँ है? एंड जबकि बच्चे खुद ही जाके ढूंढ लेते हैं पापा को, या फिर वो बस पापा पापा बोल देते हैं, एंड तब हम बता देते हैं पापा उधर हैं। तो ये चीजें अगर एक हर पेरेंट को पता हो, तो वो कितना अपने बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। एंड इस जैसे सेंसिटिव पीरियड ऑफ लैंग्वेज में मैंने उसको ज्यादा बुक्स पढ़ाना, दिखाना शुरू कर दिया उसमें, ताकि इसका और ये एब्जॉर्ब करे लैंग्वेज। तो ये सब चीजें घर में ही कितना ज्यादा बच्चे की डेवलपमेंट को हेल्प करता है। नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग था ये। एंड ये मैं भी अभी ना सोच पा रहा हूँ कि जो आपने बोला ना कि कुछ बच्चे भागते रहते हैं, कुछ बच्चे क्लाइम करते हैं, फिर नीचे आते हैं, दोबारा करते हैं, डेट वी कैन आइडेंटिफाई अगर हमारे को ये पॉइंट्स पता है बेसिकली। अच्छा अंबिका, एक और चीज़, मतलब आपने बोला कि बच्चों को डांटना नहीं है, पर अगर हम अपनी बात करें, हमारी जनरेशन में तो हमने डांट खा खा के ही सीखा है, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों, चाहे वो हमारे टीचर्स हों। हमारे पेरेंट्स तो हमारे टीचर्स को ये सीधा बोलते थे कि हाँ इनको लगाओ जितनी मर्जी, पर हाँ काम करने चाहिए, तो ये पढ़ने चाहिए, हमारे आपको खुली छूट है। तो क्या वो जो सिस्टम था वो ज़्यादा एप्ट नहीं है? क्योंकि हमारे को लगता है कि हाँ हम सीखे ही मार खा के हैं। तो आज के टाइम पे तो अगर बच्चों को पेरेंट्स मारते हैं, तो पेरेंट्स भी अगर मारते हैं तो दैट्स अ क्राइम। तो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? तो देखिए, जो पहले था, तो अब तब से लेके अब तक कितनी रिसर्च हो चुकी है, और हमें अब काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है कि बच्चों का माइंड कैसे डेवलप होता है। तो जिन बच्चों, जैसे कि इसको कह सकते हैं कि एक फॉर्म ऑफ एब्यूज़ ही है ये, क्योंकि बच्चों के ऊपर हाथ, क्योंकि अगर कोई एडल्ट्स के बीच में लड़ाई हो जाए, हाथापाई हो जाए, तो उसको ही हम बोलते हैं कि या फिर कोई किसी को मारे, तो उसको हम बोलते हैं इट इज अ फॉर्म ऑफ फिजिकल एब्यूज। अगर घर में हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ हाथापाई हो जाए, उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस। तो अगर बच्चे को हम मार रहे हैं, तो उसको ये हमने कैसे नॉर्मलाइज कर दिया। तो डिप्रेशन और एंजाइटी आजकल इतनी ज्यादा है, स्पेशली एडल्ट्स में। बिल्कुल। तो अगर हम उन फैक्ट्स और फिगर्स को देखें, ऐसा भी है कि कुछ एडल्ट्स कहेंगे कि मुझे तो बहुत मार पड़ी थी, पर मैं तो आज ठीक हूँ। एब्सोल्युटली। लेकिन क्या आपका बच्चा, आपको नहीं पता आप अपने बच्चे को मार रहे हैं, तो आपका बच्चा ठीक वाली कैटेगरी में आएगा बड़े होके, या डिप्रेशन वाली कैटेगरी में आएगा बड़े होके?
तो आपको नहीं पता आपका बच्चा कैसे उससे कोप करेगा और ऐसी चीज क्यों अपने बच्चों के साथ करनी जिससे उनको बड़े होकर कोप अप करना पड़े, उस एंजाइटी से गुजरना पड़े। तो इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है ऐसे तरीके सीखना और समझना जिससे कि हम अपने बच्चों को वो चीज करवा भी सकें जो कि हम चाहते हैं, या और जिन चीजों के लिए हम उन्हें मार रहे हैं, डांट रहे हैं, तो उन चीजों से बेटर कैसे डील कर सकते हैं। तो मेरे को जैसे आपने बताया कि एंजाइटी डिप्रेशन बढ़ रहा है, सो इसका नंबर आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा हाई है और इंडिया में भी अगर बात करें तो इसका नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा हो रही हैं। तो आज अगर हम देख रहे हैं न्यूक्लियर फैमिलीज भी बहुत बढ़ रही हैं और मतलब पेरेंट्स हैं, दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, तो वो अपने बच्चे की टेक केयर कैसे करें? तो बच्चों की प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए हमको कुछ चीज़ों पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। एडिक्वेट स्लीप, प्रॉपर न्यूट्रिशन, some form of physical activity and their mental stimulation। ठीक है। तो बेसिकली आपको आपके बच्चे के एज के अकॉर्डिंग आप पहले देखिए कि उनको कितना आवर्स ऑफ स्लीप चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आप ध्यान दीजिए कि इतना स्लीप हो पा रहा है या नहीं, डेली नैप टाइम और नाइट टाइम स्लीप। ओके। देन आप प्रॉपर न्यूट्रिशन, उनके सारे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स उनका कवर हो रहा है डेली मील्स से। एंड देन आपको कुछ फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जो कि स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है, इतना नहीं मैटर करता छोटी एज में। तो अगर आप किसी कहीं सिंपल आप बस पार्क तक ही ले गए या घर में ही बच्चा खेल रहा है, घूम रहा है, तो कुछ उसको फिजिकल एक्टिविटी या फ्री प्ले का टाइम चाहिए। ठीक है। तो वो बाहर खेले, बॉल के साथ खेलो चाहे सिंपल, या फिर कोई स्ट्रक्चर्ड प्ले जैसे कि थोड़े बड़े बच्चे के लिए 4+ के लिए आप फुटबॉल, 5+ के लिए किसी ऐसी एक्टिविटी में भी एनरोल करवा सकते हैं। देन कुछ फॉर्म ऑफ मेंटल स्टिमुलेशन, तो जो जिसमें कि बच्चे का माइंड यूज हो रहा है, कि कुछ पजल्स वो कर रहा है, कुछ ऐसी गेम है जिसमें कि उसको अपना माइंड यूज करके, ब्रेन यूज करके उसको सॉल्व करना है। तो वहीं पर ही मॉन्टेसरी काम आता है, जहाँ की जैसे कि प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट या एक मॉन्टेसरी क्लासरूम होता है, वैसा अगर हम एक छोटा सा, हमें बहुत बड़ा क्लासरूम नहीं चाहिए, एक छोटा सा कॉर्नर अगर हम अपने घर का दे सकते हैं जिसमें एक थोड़ी सी 2-4 एक्टिविटीज रख दी एंड बच्चा जब मन चाहे तो जाकर अपनी एक्टिविटी पे वर्क कर सकता है। तो ऐसा एक छोटा सा प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट अगर हम सेटअप कर दे बच्चे के लिए, तो मेंटल स्टिमुलेशन उसी में उसकी हेल्प करेगा। आई गेस आपके पास 2 टॉयज हैं या और भी पड़े हैं, आप उसके बारे में भी हमारे को बताइए। तो ये है एक स्पिंडल बॉक्स। तो बेसिकली ये एक बॉक्स है जिसमें नंबर्स हैं इधर 0, 1, 2 से लेके 9 तक, और ये इसको बोलते हैं स्पिंडल। ठीक है। तो ये अलग से हम एक बॉक्स में रख देते हैं और इसमें हम बच्चे को फिर सिखाते हैं 0 मीन्स नथिंग, तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। 1, फिर हम बॉक्स में से 1 स्पिंडल उठाते हैं, 1, 1। ठीक है। देन बॉक्स से हम 2 स्पिंडल्स उठाएंगे और 2 रख देंगे। तो इससे हम नंबर्स सिर्फ बच्चे को एक मेमोराइज नहीं करवा रहे कि बेटा 0, 1, 2, 3, 4, 5 से 10 तक, इसमें हम बच्चे को एक नंबर सेंस भी दे रहे हैं। एब्सोल्युटली, वो पूरा फील कर रहा है इस चीज को। यस, कि जैसे जैसे नंबर्स बढ़ रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी भी बढ़ रही है, और क्वांटिटी हैंड में कैसे फील होती है बढ़ती हुई। 1 तो ऐसा लगता है, और जो आपका कुछ बड़ा नंबर है जैसे कि 6, तो 6 ऐसा लगता है। तो जब एक छोटा बच्चा ये करता है, उसके माइंड में पूरा इनग्रेन हो जाता है कि ये नंबर सेंस का क्या मतलब है, रादर दैन एक रोट लर्निंग जो कभी कभी हमारे स्कूल्स में होती थी, कि जिसमें बस मेमोराइज करवा देते थे कि ये नंबर्स हैं, ये अल्फाबेट है। राइट। तो इसमें ये एक और प्रिंसिपल है मॉन्टेसरी का, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। तो बेसिकली बच्चे जब इनको शुरुआत ही काउंटिंग की ऐसे करवाते हैं, तो एक कॉन्क्रीट मटेरियल से उनको सिखाया जाता है कि बेटा 1 इतना सा नंबर होता है और 9 इतना बड़ा नंबर है। और वहां से हम फिर एब्स्ट्रैक्ट की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि हम पहले विद मटेरियल, उसके बाद फिर हम ऑन पेपर बाद में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग जिसको बोलते हैं।
तो स्पिंडल बॉक्स वैसे जीरो सिखाने के लिए ज्यादा होता है, इससे बच्चा समझ जाता है कि जीरो का मतलब है कि कुछ नहीं हो। तो ये इजीली अवेलेबल है ये मटेरियल्स एंड टॉयज? कुछ मटेरियल्स जैसे कि ये रॉड सिलेंडर्स, स्पिंडल बॉक्स, कुछ मटेरियल्स काफी इजीली अवेलेबल हैं, स्पेशली आजकल क्योंकि मॉन्टेसरी एजुकेशन काफी पॉपुलर हो रहा है। लेकिन कुछ मटेरियल्स अभी भी इतने नहीं इजीली अवेलेबल और इतनी नॉलेज अभी नहीं है कि हर पेरेंट सिर्फ इंटरनेट पे जाके देख सके कि कैसे उससे वर्क करवाना है। एब्सोल्युटली। और ये मटेरियल्स कभी कभी थोड़े एक्सपेंसिव भी हो जाते हैं, जो कि हमें लगता है पेरेंट को कि सिर्फ एक, जैसे आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, एक बच्चा है तो एक बच्चे को सिखाने के लिए इतना एक्सपेंसिव मैं क्यों लूँ। सो अंबिका, एक चीज़ बताइए, हमारे अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन या तो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, तो वो मेरे को लगता है कि ये एक्सपेंसिव मटेरियल्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो वो कैसे मतलब इस एजुकेशन सिस्टम को अपने बच्चों को दे सकते हैं? क्या ऐसे कोई मटेरियल्स हैं जो आप अपने घर से ही सोर्स कर सकते हैं? जी, पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसा कि मैंने पहले बोला था कि एक मॉन्टेसरी थ्योरी है और एक प्रैक्टिकल। तो थ्योरी में सबसे पहले उनको ये मॉन्टेसरी प्रिंसिपल्स क्या हैं, बच्चे रिस्पेक्ट फॉर द चाइल्ड, फॉलो द चाइल्ड, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ चॉइस, ये सब प्रिंसिपल्स उनको अपने घर में ही लाने पड़ेंगे अगर उनको मॉन्टेसरी फॉलो करना है। और दूसरी बात जो मटेरियल्स की है, तो कुछ मटेरियल्स आजकल बॉक्सेस भी अवेलेबल हैं जो कि एज वाइज उसमें 3-4 एक्टिविटीज होती हैं जो कि आप उस अप्रोप्रिएट एज का बॉक्स ले लीजिए, तो वो आप करवा सकते हैं। अदरवाइज कुछ प्रिंटेबल्स और कुछ DIY डू इट योरसेल्फ के तरीके से भी आप कुछ एक्टिविटीज बना सकते हैं और मटेरियल्स भी बना सकते हैं। तो वही मैं थोड़ा सा नॉलेज अपने पेज के थ्रू स्प्रेड करने की कोशिश कर रही हूँ, कैसे आप घर में अपने DIY मटेरियल्स बनाएं। तो इसके लिए मेरे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी मैं देती हूँ पेरेंट्स को, केयर गिवर्स को। तो अगर किसी को उस तरीके से हेल्प चाहिए तो वो मैं प्रोवाइड करती हूँ। सो अंबिका, मतलब किस तरीके के टॉयज मतलब पेरेंट्स को अपने बच्चों को देने चाहिए? आजकल हम देखते हैं कि जो टॉयज हैं वो प्लास्टिक के टॉयज आ रहे हैं, कार्स आ रही हैं, डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। मेरे को तो कई बार ये लगता है कि बच्चों को अगर देते हैं तो इट कुड बी टॉक्सिक एज वेल फॉर देम। तो आपका क्या कहना है? देखिए, जितना हो सके तो आप अपने बच्चों को कुछ नेचुरल मटेरियल्स वाले ही टॉयज दें, जिससे कि उससे उनका वो जब टच करते हैं, फील, कई बच्चे माउथ में भी डालते हैं तो वो सारा उनके ब्रेन में एब्जॉर्ब होता है। और 2 तरीके के टॉयज हैं, एक होते हैं एक्टिव टॉयज और एक होते हैं पैसिव टॉयज। तो एक्टिव टॉयज होते हैं जो एक हमने बटन दबाया और लाइट्स जलने लग जाती हैं, उसमें बहुत लाउड साउंड्स या म्यूजिक होता है। तो ये एक्टिव टॉयज ज़्यादा फ्लैशी टॉयज और लाउड साउंड वाले एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हैं। तो आपके बच्चे ने उससे क्या सीखा? बटन दबाया, सारा काम तो टॉय ने कर दिया, बच्चा बस बैठ के उसको देख रहा है। एंड पैसिव टॉयज में आपका बच्चा उसमें कुछ करने के लिए होगा बच्चे के लिए। ठीक है। तो जैसे कि एक छोटा सा एक स्क्वायर बॉक्स है, उसमें बॉल डालनी है और बॉल नीचे से आती है। तो इसमें बच्चा उसमें डालेगा, फिर उसको कुछ ब्रेन में सिग्नल जाएगा कि ये बॉल यहाँ से कैसे आ गई। तो इसमें बच्चे का थोड़ा सा होगा माइंड डेवलप। फिर वैसे ही बॉल्स के बाद उसमें एक रेक्टेंगल शेप का आ जाएगा, तो रेक्टेंगल को कैसे उसमें फिट करना है। तो ये वाले सब जो पैसिव टॉयज हैं उससे ज्यादा बच्चे की ब्रेन वही न्यूरल पाथवेज और ब्रेन का ज्यादा उससे डेवलपमेंट। एक और टॉय भी पड़ा है आपके पास, उसके बारे में भी हमारे को बताओ। तो ये एक लैंग्वेज का मटेरियल है, बेसिकली इसको बोलते हैं सैंड पेपर लेटर्स। तो ये कलर कोडेड है, इसमें वावल्स जो हैं सब ब्लू कार्ड्स हैं और जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो सारे रेड कार्ड्स हैं। ठीक है। तो इसमें बेसिकली बच्चे को हम जब अल्फाबेट इंट्रोड्यूस करते हैं तो आजकल जैसे फोनिक्स ही सिखाते हैं बच्चों को। अगर जैसे कैट है तो उसकी साउंड हम सिखाते हैं अल्फाबेट की, क, एक्ट,
ताकि वो ज्वाइन करके वो रीडिंग में काफी हेल्प करता है। अगर हम बच्चे को सिखाएंगे CAT तो उससे बच्चे को रीडिंग में कोई हेल्प नहीं होगी। ओके। तो इसमें हम बच्चे को 2 फिंगर्स से ट्रेस करवाते हैं पहले जो फॉर्मेशन है अल्फाबेट की, और ये करते करते बच्चे के माइंड में ये इनग्रेन हो जाता है कि हर साउंड का क्या फॉर्मेशन है, और क्यों हम 2 फिंगर्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये इसका भी एक लॉजिक है जो कि डॉक्टर मरिया मॉन्टेसरी ने ही हमें दिया है। कि जैसे हम एक पेंसिल पकड़ते हैं तो उसमें हम ये एक अपनी पिंसर ग्रिप यूज करते हैं। तो वही पिंसर ग्रिप की आदत डालने के लिए बच्चे को हम अपनी 2 फिंगर से ही उनको ट्रेस करवाते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये सब एक प्रिपरेशन है फ्यूचर राइटिंग के लिए, फ्यूचर रीडिंग के लिए। और जैसा कि पिछले मटेरियल में भी था कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यहाँ हम कॉन्क्रीट वे से बच्चे को सिखा रहे हैं फॉर्मेशन। इसके बाद हम मूव ऑन कर जाते हैं लार्ज मूवेबल अल्फाबेट, और उसके बाद फिर अपने राइटिंग और रीडिंग का फिर फर्दर प्रोग्रेशन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट की तरफ मूव करने लग जाती है, जो अल्टीमेटली पेपर पे हम फिर बच्चे से राइटिंग करवाते हैं। ठीक। और यही एक और प्रिंसिपल यही आ जाता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे एक सिंपल तरीका है, बच्चे को बस एक फॉर्म करके और उसके बाद साउंड बोलनी है ए। तो इससे हम फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ मूव करते हैं। तो धीरे धीरे बच्चे का लेवल इंक्रीज करने के लिए तो एक मॉन्टेसरी क्लासरूम में जब एक बच्चे को अगर ये सिखाया जा रहा है, कई बच्चों को ये सिखाया जा रहा है, तो कुछ बच्चे होंगे जो बहुत जल्दी ये पिकअप कर लेंगे, कुछ बच्चे होंगे जो स्लो होंगे, और कुछ बच्चे शायद बहुत टाइम लें। तो मॉन्टेसरी की खासियत यही है मॉन्टेसरी क्लासरूम की, कि हर बच्चे को अपने लेवल ऑफ पेस ऑफ डेवलपमेंट, लेवल ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग ही मटेरियल टीचर जो एक गाइड है वो फर्दर इंट्रोड्यूस करती है। अगर एक बच्चे ने ये 4-5 लेटर्स कर ली हैं कवर, उसके बाद ही वो आगे मूव करेगी। और अगर कोई बच्चा है जो अभी सिर्फ यहीं एक ही लेटर सीख पाया है, तो वो उसके लिए वेट करेगी जब तक वो फर्दर लेवल तक नहीं पहुंच जाता। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो अंबिका, आपने एक चीज़ बार बार मतलब बताई हमारे को कि बच्चों को हमारे को पिक्चराइजेशन से समझाना चाहिए, या जो आपने अभी सैंड पेपर वाले अल्फ़ाबेट्स भी हमारे को दिखाए कि बच्चे फील करके उसको सीख सकते हैं। पर अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो छोटे बच्चे तो टिक के बैठते ही नहीं है। तो मतलब उनको हम कैसे बेटर फोकस दिलवा सकते हैं? तो क्या इसके लिए भी कोई तरीके हैं? जी, देखिए, जब अगर आपका बच्चा, आपने अपने बच्चे को एक एक्टिविटी दी, जैसे कि आपने सैंड पेपर लेटर्स दिए, अगर आपका बच्चा नहीं कर रहा है उस टाइम, तो आप ये समझ लीजिए कि वो अभी उस लेवल तक आया ही नहीं है उसको सीखने के लिए। ठीक है। तो इसीलिए ही ये प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट बनाया जाता है कि जहाँ पर हमारी 4 एक्टिविटीज या 5-8, अगर बड़ा बच्चा है तो 10 to 12 एक्टिविटीज हैं, और हमें एज अ टीचर या एज अ गाइड उनको बस ऑब्जर्व करना है वो किस एक्टिविटी की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है। तो मे बी अभी मेरा बच्चा नहीं कर रहा है सैंड पेपर लेटर्स, अभी वो उसके लिए रेडी नहीं है, तो वो किस चीज के लिए अभी रेडी है, और मैं उस चीज को कैसे उसका लेवल ऑफ टीचिंग बढ़ा सकती हूँ। जैसे कि अगर मेरा बच्चा जो स्पिंडल बॉक्स मैंने दिखाया था वो कर रहा है, तो अगर उसने अब 9 तक कर लिया और स्पिंडल बॉक्स में वो परफेक्ट है, तो उसको मैं आगे कैसे बढ़ाऊं। तो मे बी अभी मेरे बच्चे का मैथ्स में की तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन है। तो इसी तरीके से कुछ टाइम बाद आप फिर सैंड पेपर लेटर्स ट्राई कीजिए। ठीक है। तो ऐसे करते करते बच्चा जब आपका रेडी होगा तब जरूर सीखेगा। और रही बात बच्चे के बैठने की और फोकस की, तो वहां भी हमें अपने बच्चे को ही ज्यादा ऑब्जर्व करना है। अगर हमारा बच्चा अभी किसी पर्टिकुलर सेंसिटिव पीरियड ऑफ मूवमेंट में है, या फिर सेंसिटिव पीरियड ऑफ लर्निंग थ्रू 5 सेंसेस में है, तो आप उसको फॉलो कीजिए। यही एक मॉन्टेसरी प्रिंसिपल है, फॉलो द चाइल्ड। यहाँ पे टीचर लेड नहीं लर्निंग है, चाइल्ड लेड लर्निंग है। तो बच्चा जो इनर गाइड उसको बता रहा है, तो उस पैटर्न में ही बच्चा धीरे धीरे अनफोल्ड करेगा अपने, उसको बोलते हैं प्री डिटर्मिन्ड पैटर्न ऑफ साइकिक अनफोल्डिंग। धीरे धीरे बच्चा
उसी इनर गाइड के की सुनते सुनते ऐसे ही सीखता है। तो एक और चीज़ हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं बच्चों में कि कुछ बच्चे बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं और कुछ बच्चे बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। तो ये क्यों होता है और कैसे हम लोग अपना कॉन्फिडेंस भी डेवलप कर सकते हैं? तो हर बच्चा, जैसे कि हर एडल्ट का एक टेम्परामेंट है, एक हर एडल्ट एक तरह की पर्सनैलिटी है, वैसे ही हर बच्चे का भी एक टेम्परामेंट है, एक पर्सनैलिटी है। लेकिन अगर कोई बच्चा बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है या इनकॉन्फिडेंट, तो हमें उसको कैसे उसका कॉन्फिडेंस लाना है, उसका भी एक तरीका है जो कि एक पेरेंट अपने घर में ही हम ऐसा कर सकते हैं। अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करें उस तरीके से। तो जैसे कि सबसे पहली बात तो ये है, आपको पता है आपका बच्चा थोड़ा उसमें कॉन्फिडेंस कम है, लेकिन आप अपने बच्चे में कॉन्फिडेंस रखिए। एब्सोल्युटली। तो जैसे कि अगर वो कुछ काम कर रहा है, शूज लेसेस टाई कर रहा है, और आप जानते हैं कि ये इसको नहीं आता, ये नहीं कर पाएगा, तो कभी कभी मदर्स या कोई भी पेरेंट वो कहते हैं कि मैं जल्दी कर देता हूँ, हमको वैसे भी कहीं जल्दी पहुँचना है। तो उस टाइम पे बच्चे को क्या लगेगा कि मैं ये नहीं कर सकता, इसलिए मेरे पेरेंट ने आकर मेरी हेल्प कर दी। तो धीरे धीरे वो कई बच्चे डायरेक्टली शुरू में ही बोल देते हैं, मम्मा ये मुझसे नहीं होगा, आप ये कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे करते करते वो अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस लूज करना शुरू कर देते हैं। तो अपने बच्चे को जो भी वो ट्राई कर रहा है करने दीजिए, उसको टाइम दीजिए, पेशेंस रखिए। दूसरा, कभी कभी बच्चा कुछ गलती कर देता है, वो जा रहा था, उसका हाथ लग गया, कुछ गिर गया, टूट गया सामान, तो पेरेंट कभी कभी हम एकदम से बोल पड़ते हैं, ओ नो ये क्या कर दिया, ये कौन साफ करेगा, ये गिरा दिया। तो वहां भी बच्चा से तो गलती हुई है, बट थोड़ा सा अगर हम अपना हार्श टोन ना रखते हुए थोड़ा सा उसको टैक्टफुली डील करें, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस नहीं लूज होगा। वरना बच्चे को भी लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया, और धीरे धीरे वही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर यही कंटिन्यू रहे तो बच्चे का कॉन्फिडेंस उससे भी लूज होता है। मतलब पॉजिटिव एनकरेजमेंट उसको हमारे को देना चाहिए एवरी टाइम। राइट। देन कभी कभी नोइंगली या अननोइंगली हम भी, हमारी इंटेंशन तो ये होती है हमारा बच्चा अच्छा करे, परफॉर्म अच्छा करे, बट हम कभी कभी अनइंटेंशनली उनको कंपेयर करते हैं सिबलिंग के साथ, बहुत या ज्यादा होता है। राइट। तो वहाँ भी बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज होता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, अगर किसी और का बच्चा किसी चीज में अच्छा है, आपका बच्चा किसी और चीज में अच्छा है, तो उनकी स्ट्रेंथ्स को आप हाईलाइट कीजिए, रादर देन कि जो उसने गलतियां की हैं, जो कमियां हैं, उसको हाईलाइट करने की। बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है डेली लाइफ में कि जो बच्चे ने अच्छी चीज करी आज, तो आप या तो उसी टाइम अपनी किसी तरह से प्रैक्टिस कर करके आदत बनाइए कि जिस टाइम उस बच्चे ने कुछ अच्छा किया, उसी टाइम उसको डिस्क्राइब कर दीजिए। बेटा आपने अपनी प्लेट खुद किचन में रखी, इतने में ही बच्चे को लगेगा कि मैंने अपनी खुद रखी है प्लेट, वो रोज रखेगा अपनी प्लेट किचन में खुद। तो धीरे धीरे बच्चे का इसी तरह से जब पेरेंट का कॉन्फिडेंस रहेगा, बच्चे का भी इंक्रीज होता जाएगा। हमारे को अपने बच्चे को शर्मा जी के बेटे के साथ कंपेयर नहीं करना है। राइट। नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग अंबिका। मेरे को लगता है कि हम लोग इसके बारे में बहुत सारी बातें कर सकते हैं, और जब मैं पेरेंट बनूंगा मेरे को पता है मेरे सवाल आपके लिए ख़त्म नहीं होने वाले हैं। अंबिका, जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए 3 ऐसी टिप्स बताएं जो उनको पेरेंट बनने के बाद मैंडेटरी फॉलो करनी चाहिए। ओके, तो मेरी सबसे पहली टिप तो ये है, स्पेशली न्यू पेरेंट्स के लिए, क्योंकि जब कोई भी पेरेंट बनता है, कोई किसी को सिखाता नहीं है कि कैसे बनना है, तो अपनी खुद की रिसर्च कीजिए, क्योंकि काफ़ी एडवाइस मिलेगी आपको रिलेटिव्स के थ्रू, अपने पेरेंट्स के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू। तो किस एडवाइस को फॉलो करना है, किसके लिए नहीं, आप अपने बच्चे को सबसे बेहतर जानते हैं, तो आप ही सबसे बेस्ट डिसीजन अपने बच्चे के लिए ले सकते हैं। तो अपनी रिसर्च कीजिए, देखिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और आपके बच्चे के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन उसमें क्या रहेगा। वंडरफुल। और मेरी दूसरी एडवाइस ये है कि आपका बच्चा, आपका अपने बच्चे के साथ एक रिलेशनशिप है, आप पेरेंट हैं, वो आपका बच्चा है, तो आप इसको लॉन्ग टर्म में ही सोच के चलिए
कि लॉन्ग टर्म में ये रिलेशनशिप कैसा रहेगा मेरा मेरे बच्चे के साथ, जब वो बड़ा हो जाएगा, जब कॉलेज जाने लगेगा, जब इवन लाइक बहुत लंबी लाइफ है, उसकी शादी होगी। तो इस सब पे अगर आप अभी से अपने बच्चे के साथ अपना रिलेशनशिप बना के रखेंगे तो बचपन से ही वो आप पे रिलाय करेगा, वो आपको ट्रस्ट करना सीखेगा। जब वो किसी मुश्किल दायरे से गुजरेगा तो वो कंफर्टेबल फील करेगा कि मैं अपने पेरेंट के पास जाके उनके साथ शेयर कर सकता हूँ, उनकी एडवाइस ले सकता हूँ। क्योंकि हम जानते हैं कि कई एडल्ट्स को ऐसा लगता है कि पापा के पास जाऊंगा तो डांट पड़ जाएगी, नहीं बता सकता अपने घर जाके, वो डर जाते हैं। आई कैन रिलेट टू दिस एंड दिस वाज वन ऑफ माय बिगेस्ट फियर्स। मेरे डैड ने मेरे को आज तक ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं बोला, पर लेकिन हम लोग उनके पास जा ही नहीं सकते थे कभी भी किसी चीज़ के लिए, डर लगता था उनसे। राइट। सो अपना वो कम्युनिकेशन का एक जो टू एंड फ्रो है अपने बच्चे के साथ अभी से बना के रखिए। बिल्कुल। और तीसरा, अपने बच्चे को टाइम दीजिए। अगर आप नॉन वर्किंग है तो ये बहुत अच्छा है कि आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, और अगर आप वर्किंग है तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि जितना भी टाइम आप अपने बच्चे को दे सकते हैं और दे रहे हैं तो वो एक क्वालिटी टाइम हो। Absolutely. अपने फ़ोन को उस टाइम साइड पे रख दीजिए। जैसा बच्चा खेलना चाहता है, अगर बच्चा छोटा है अभी, अगर वो कह रहा है कुछ भी लेगो से खेलना है, बाहर जाना है, तो अपने बच्चे को लीड करने दीजिए जिस तरह से वो खेलना चाहता है। एटलीस्ट 10 मिनट्स अ डे आपको अपने बच्चे के साथ ज़रूर स्पेंड करने चाहिए। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच अंबिका। मेरे को लगता है कि ये पॉडकास्ट हर एक पेरेंट को ज़रूर देखना चाहिए कि कैसे वो एक अच्छी पेरेंटिंग कर सके। राइट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन विन टॉक्स विद अभिषेक जैन, वेयर विन इज विजडम, इंस्पिरेशन एंड नेटवर्किंग। Thank you so much for having me. I hope I was of help to at least some of the parents, because यही मेरा मोटिव है कि Definitely. जितना मैं हेल्प कर सकूँ पेरेंट्स को उतना मैं कर पाऊँ। बिल्कुल, थैंक यू। मतलब आई गेस दिस विल मेक अ वेरी बिग डिफरेंस टू द पेरेंट्स। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द एंड। और अगर आप यहाँ तक रुके हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि अंबिका जी ने आपकी वो सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया है जो आपको इस टाइम पे पेरेंटिंग के टाइम पे आ रही हैं। एंड दोस्तों, अपनी क्वेरीज प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालो और हम लोग आपको उन क्वेरीज का आंसर अंबिका जी से लाके देंगे, और हो सकता है कि हम लोग एक और पॉडकास्ट उनके साथ करें बेस्ड ऑन टू योर क्वेरीज। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। एंड हमारे पॉडकास्ट की थीम है विन टॉक्स, विच इज़ विजडम, इंस्पिरेशन एंड नेटवर्किंग। विजडम अंबिका जी ने शेयर की, उन्होंने हमारे को इंस्पायर किया और करते रहेंगे। और अगर उनके साथ आपको नेटवर्क करना है तो हम एक लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहे हैं, आप उस लिंक के थ्रू डायरेक्टली अंबिका जी को रीच आउट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी क्वेरीज का आंसर के लिए। सो बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट पॉडकास्ट की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस पॉडकास्ट को आप उन पेरेंट्स के साथ शेयर करें जो आपको लगता है कि इन चैलेंजेस से जूझ रहे हैं और ये पॉडकास्ट उनकी हेल्प कर सकता है उनके बच्चों को एक अच्छी परवरिश देने के लिए।